मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम जलवायु एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी आप जानते हो कि पृथ्वी को अलग अलग क्षेत्रों में कई कटबंधों में बांटा जाता है। वो कटबंध को बांटने के आधार जो है उसको फैक्टर जो मुख्य रूप से मानते हैं उसे मानते हैं हम सूर्य को, क्योंकि सूर्य आप जानते हो कि सूर्य जो पूर्व से उगता है तो वो उसकी जो दिशा होती है, राइट, वो आप जानते हो कि वो अक्षांश के सहारे होते हुए क्या करती है, वो गतिमान करती है। तो अक्षांश के सहारे हुए गतिमान करती है, तो इससे क्या होता है कि उस अक्षांश पर जो जलवायु होती है उसको डिसाइड करते हैं, राइट। तो सूर्य जो होता है वो अक्षांश के सहारे चलता है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो अक्षांश होती हैं वो हमारे जलवायु को डिसाइड करती हैं। तो जलवायु के अंतर्गत आप जानते हो हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो जलवायु आप जानते हो कि जो पवनें होती हैं उनको विषय में समझते हैं कि पवनें जो होती हैं जलवायु के अकॉर्डिंग किस प्रकार से अपने को परिवर्तनशील होती हैं, राइट। कुछ पवनें ऐसी भी होती हैं जो स्थायी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अस्थायी भी होती हैं, और आप कुछ ऐसी पवनें जो होती हैं जो समय या अनुकूल के अनुसार या मानसून या परिवर्तन के अनुसार उसमें क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। कुछ ऐसी पवनें भी होती हैं, तो इनके विषय में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ इसमें क्लियर कट कर लीजिए कि जो हम पृथ्वी पृथ्वी को पढ़ते हैं, तो पृथ्वी आप जानते हो अपना एक उसका आकार होता है। तो उस आकार के अंतर्गत अंतर्गत जो जलवायु स्थिति बनती है, तो बनने के बेसिक क्या रीजन है और वो बनती है तो किन बेसिक कंडीशनों के आधार पे बनती है, तो इनके विषय में हम क्लियर कट समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक चीज़ आप देखना कि जलवायु जो है उसको निर्धारण करने वाला जो मेन फैक्टर मानते हैं उसे किसे मानते हैं, वो मानते हैं हम सूर्य को। तो सूर्य जो होता है वो जलवायु को निर्धारित करने का एक मेन फैक्टर होता है। और सूर्य आप जानते हो कि सूर्य जो होता है उसी के माध्यम से उसी के माध्यम से हमारे जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जलवायु जो है एक जो कारक है और ये लंबे समय में क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ओके, जलवायु जो होती है वो लंबे समय में परिवर्तन होती है। 1 साल, 2 साल, 25 साल, 50 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आप जलवायु को डिसाइड जो करते हैं, तो डिसाइड जो करते हैं वो करते हैं सूर्य, राइट। तो सूर्य एक मुख्य कारक माने जाते हैं जलवायु को। तो जलवायु बेसिकली आप देखोगे कि जलवायु जो होती है वो दिन प्रतिदिन में नहीं बदलती है, वो लंबे समय में, वर्षों में उसमें परिवर्तनशील होता है। ओके, लंबे समय परिवर्तनशील होता है। तो जो घटना होती है जलवायु परिवर्तन की, तो वो एक्चुअली नेचुरली है, वो प्राकृतिक है। जबकि आप मानसून देखोगे तो मानसून दिन प्रतिदिन में चेंज होता रहता है, यानी कि 24 घंटे जो होते हैं उसके आधार पे आप जानते हो पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति करती है। 24 घंटे में वो चक्कर पूरा कर लेती है। तो 24 घंटे में जो जो दिन या रात में जो परिस्थितियां बदलती हैं वायु के सापेक्ष, तो आप समझ सकते हो कि वो मानसून है। तो आप जानते हो कि मानसून जो होता है, कभी आपने देखा हो कि सुबह सर्दी रहती है, दोपहर में गर्मी रहती है, फिर शाम को फिर सर्दी होती है। तो ये जो चेंजमेंट है, जो ये जलवायु या हम कह सकते हैं मानसून में जो परिवर्तन देखने को मिलता है दिन में, तो इसका आधार जो है वो पृथ्वी का घूर्णन गति है। और घूर्णन गति जब पृथ्वी करती है तो आप जानते हो वो 24 घंटे में अपना घूर्णन पे चक्कर लगा लेती है। तो चक्कर जब लगाती है तो उससे से क्या होता है, पृथ्वी के सापेक्ष आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी गतिरोध देखने को मिलेंगे, राइट। तो आप जानते हो कि बहुत सारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। वो होती हैं जैसे कि वायु है, तो वायु का दिन प्रतिदिन पैटर्न होता है, उसमें भी दिन में भी बदलाव कुछ अलग रहता है, रात में कुछ अलग रहता है। तो ये जो डिपेंड करता है वो सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड करता है। और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अक्षांश के सहारे चलता है। तो हमने आपको देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं कंप्लीट पढ़ा दिए थे। और आज जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे जलवायु, और जलवायु प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। साथ ही साथ हम पढ़ाएंगे वायु दाब एवं वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आप जानते हो कि ऐसे आप समझ लो, 1 मिनट देखो, चलिए। तो आप क्या पढ़ोगे, जलवायु। देखो, आप इसको समझने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी
में जो गतिविधियां हो रही हैं जलवायु संबंधित, वो गतिविधियों को कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है सूर्य, राइट। और सूर्य जो होता है वो, उसका जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो किसके सहारे चलता है? वो अक्षांश के सहारे। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं आपको हमने पढ़ाए थे, जैसे देशांतर टाइम जोन को डिसाइड करती हैं, उसी प्रकार अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो किसे डिसाइड करती हैं? जलवायु को। किसे डिसाइड करती हैं? जलवायु को। तो जलवायु को डिसाइड करने का जो मुख्य कारक होता है वो कौन होता है? वो होता है सूर्य। तो सूर्य जो होता है वो जलवायु को डिसाइड करने का मुख्य कारण माना जाता है। ओके, जलवायु को डिसाइड करने का जो मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है सूर्य। और सूर्य आप जानते हो किसके सहारे चलता है? वो चलता है अक्षांश के सहारे। तो अक्षांश को फॉलो हुए करते हुए चलता है, राइट। वो किसको फॉलो हुए करता है? वो अक्षांश रेखाएं आपने ये पढ़ी हो, ठीक है, ये आपने पढ़ी हो, इधर 90 उधर 90 जो होती हैं, इस प्रकार से आपने पढ़ी हो। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इन्हीं को फॉलो करता है। मान लो ये सूर्य है, राइट, तो ये जो होता है कि ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के सहारे ये क्या चलता है? सूर्य चलता है। जब सूर्य आप जानते हो कि ये अपनी स्थिति को परिवर्तन करते हैं, तो आप एक स्थिति ऐसी भी आती है कि यहाँ से गुजरता है तो ये कर्क रेखा है, और एक स्थिति ये आती है कि वो यहाँ से गुजरता है तो ये मकर रेखा है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही आप देखते हो सूर्य की जो स्थिति है वो यथावत रहती है, राइट। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की स्थिति या हम उसका प्रकाश को बोलते हैं, तो प्रकाश जो है वो सूर्य और का जो प्रकाश है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहता है, राइट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन होता है? वो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। तो आपको कटबंध को भी समझना पड़ेगा कि कटबंध क्या होते हैं, कटबंध कैसे डिसाइड होते हैं, और अलग अलग कटबंध पे अलग अलग पवनों को किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, और पवनों का जो आधार है उनका पैटर्न है कैसे चेंज होता है, या उसमें जो तापमान है या वायु दाब है उसमें क्या परिवर्तनशील होते हैं, इनके विषय में भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज यहां समझिए कि जलवायु जो है इसको हम दो आधार पे पढ़ते हैं। ओके, दो आधार पे पढ़ते हैं, लेकिन इस आधार का मुख्य कारक जो माना जाता है वो माना जाता है सूर्य, राइट, वो माना जाता है सूर्य। लेकिन जलवायु को जो हम पढ़ते हैं उसके बेसिकली दो आधार होते हैं। तो इनको आधार पे अगर हम समझें जलवायु को, तो पहला इसका आधार होता है क्लाइमेट, यानी जलवायु के आधार पर। जलवायु को हम किन आधार पढ़ते हैं? यानी क्लाइमेट यानी जलवायु के ही आधार पर हम जलवायु को पढ़ते हैं, क्योंकि और दूसरा जो होता है वो हम पढ़ते हैं वायु दाब के आधार पर या प्रेशर के आधार पर, वायु दाब के आधार पर। चलिए, तो ये दो बेसिक जो मुख्य कारक माने जाते हैं, तो इनको डिसाइड कौन करता है? इनको डिसाइड कौन करता है? वो करता है सूर्य। क्योंकि सूर्य आप जानते हो कि जिस कंडीशन में वो जाता है, यानी कि अगर वो भूमध्य रेखा से गुजर रहा है तो भूमध्य रेखा पर उसका जब प्रकाश लंबवत पड़ता है तो भूमध्य रेखा पर जितने आने वाले देश या वहाँ के जितना भी क्षेत्रफल है, तो वो क्षेत्रफल आप देखोगे वहाँ पे गर्मी रहेगी, राइट, गर्मी रहेगी, चाहे वो यहाँ पर हो, राइट, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। तो आप क्या देखोगे कि ये एक क्षेत्रफल पे चल रहा है, एक क्षेत्रफल पे, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं एक कटबंध पे है, राइट। तो एक कटबंध पे है, तो यहाँ की जो जलवायु होगी, यहाँ की जलवायु होगी कुछ अलग होगी, यहाँ की जलवायु कुछ अलग होगी, यहाँ की जलवायु कुछ अलग होगी। तो जलवायु आप देखोगे तो जलवायु में भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगी, राइट, भिन्नता देखने को मिलेगी। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ की जलवायु अलग होती है, जबकि उपोष्णकटिबंध होते हैं उसकी जलवायु कुछ अलग होती है। इसके बाद शीतोष्णकटिबंध होते हैं, इस जैसे हम उपोष्णकटिबंध बोलते हैं, उसकी जलवायु अलग होती है। फिर शीत कटिबंध होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध होते हैं, फिर शीत कटिबंध होता है, राइट। तो इस प्रकार से इनके कई सारे कटिबंध पाए जाते हैं। तो कटिबंध पे आप देखोगे जो कटिबंध है उसको कौन डिसाइड करता है? वो सूर्य करता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो प्रकाश के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है कि हमारा उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर किन अक्षांशों को फॉलो कर रहा है, वो किन अक्षांशों को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जलवायु को डिसाइड करने का तो मुख्य कारक आपको सूर्य है। तो सूर्य को पहले आप ऐसे समझो, जैसे आप जानते हो कि ये सूर्य है, राइट, ये सूर्य है, ठीक, ये क्या है? सूर्य है। अब ये सूर्य है, तो सूर्य आप जानते हो कि ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी आप जानते हो कि ये 23.5 डिग्री इस प्रकार से झुकी हुई है, 23.5 डिग्री आपकी ये झुकी हुई है, राइट। अब 23.5 डिग्री ये झुकी है,
तो आप जानते हो कि सूर्य का प्रकाश, आप जानते हो कि ये कौन सी स्थिति बनती है। तो इधर आप जानोगे, मान लेते हैं पृथ्वी को हम ऐसे झुकाते हैं, देखो इस प्रकार से। हम्म, तो ये कौन है स्थिति, ये है अपसौर की स्थिति, राइट। और ये है आपकी उपसौर की स्थिति। तो ये हमने आपको कल कल भी क्लियर किया था और पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, उसमें भी क्लियर किया था, राइट। अब बात ये आती है कि ये आप जानते हो कि जब ये पृथ्वी है इस प्रकार से चक्कर लगा रही, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इस प्रकार से जब ये चक्कर लगाती है, राइट, ये चक्कर इस प्रकार से आप समझ लो, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से चक्कर लगाती है, तो आप जानते हो कि इसकी स्थिति जो है कभी यहाँ भी आती है, कभी यहाँ भी आती है, तो कभी यहाँ भी आती है, तो और ये अपने अक्ष पर भी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो इसलिए आप जानते हो कि अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ ये परिक्रमण भी करती है, परिक्रमण करती है। तो इस वजह से इसमें इसकी जो वायु, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो परिवर्तनशील रहती है, राइट, परिवर्तनशील रहती है। तो आप जानते हो कि ये जो इस प्रकार से घूम रही है, ये इस प्रकार से जो घूम रही है, राइट, इस प्रकार से घूम रही है ना, तो परिक्रमण गति कर रही है, परिक्रमण गति कर रही है। तो ये परिक्रमण गति जो है ये किसको डिसाइड कर रही है, ये कर रहे हैं दिन रात की छोटी बड़ी अवधि को, दिन रात की छोटी बड़ी अवधि को। वो कैसे है, आप जानते हो कि जब मान लो कि यहाँ पर क्या है, एक स्थिति ऐसी आती है, यहाँ पे है आपका जैसे अगर हम इसको ऐसे कर लें कि पृथ्वी को थोड़ा झुका देते हैं, ठीक है, पृथ्वी को हम थोड़ा झुका लेते हैं इस प्रकार से, पृथ्वी को ऐसे झुका लिए, तो हमारा मान लो ये है क्या, ये है भारत, राइट। अब भारत में आप देखोगे यहाँ पे कर्क रेखा है, ठीक, यहाँ पे कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा पे आप जानते हो कि ये तो अभी भूमध्य रेखा है, तो अभी आप जानते हो कि ये सूर्य का प्रकाश है वो मार्च में आप जानते हो भूमध्य रेखा से गुजरता है। तो जब पृथ्वी आप इस प्रकार से जाएगी ऊपर, तो यहाँ पे देखो मार्च है, फिर यहाँ अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, राइट, जून आएगा। तो जून में आप जाओगे यहाँ पे कर्क रेखा, तो भारत की कर्क रेखा पे प्रकाश ऐसा जाता है, राइट। तो प्रकाश आप जानते हो कि ये सीधा लंबवत रहता है, कैसा रहता है, सीधा लंबवत, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी, तो अक्ष पे झुके हुए चलती है। तो यहाँ जून आएगा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर में आप जानते हो, सितंबर में आप जानते हो कि फिर आप जानते हो 6 महीने बाद फिर दिन रात बराबर होते हैं, मार्च में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप पहले यहाँ समझो, जैसे आप जानते हो कि ये हमारी क्या है, ये है हमारी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में आप जानते हो ऊपर क्या है, देखो यहाँ मार्च है, तो अप्रैल, मई, जून, अब जून तक सूरज यहाँ तक जाएगा, राइट, यहाँ तक जाएगा सूर्य। लेकिन आप जानते हो सूर्य यहाँ से प्रकाश नहीं जाता है, वो इस समय यहाँ पे होता है, राइट, सूर्य इस समय यहाँ पे होता है, राइट। अब 21 मार्च को वो सीधा लंबा जाएगा यहाँ से। अब वो क्या है कि मार्च, यहाँ पे जून, जून हो गई, फिर यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर से आ जाएगा भूमध्य रेखा पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये दिसंबर को 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, फिर 3 जनवरी, फिर इधर देखो, फिर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस प्रकार से ये जो सूर्य जो होता है वो, उसका जो प्रकाश आप देखोगे वो लंबवत जो पड़ता है, वो लंबवत जो रहता है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में रहता है, राइट, कर्क और मकर रेखा के बीच में रहता है। लेकिन कर्क और मकर रेखा के बीच में लंबवत ये 12 महीने नहीं रहता है। एक चीज आप दिमाग में क्लियर कट कर लेना, लंबवत इतने क्षेत्रफल में ही रहता है वो, लेकिन हमेशा इनमें लंबवत नहीं रहता, क्योंकि जब दिसंबर में यहाँ आता है सूर्य तो इसका प्रकाश ये तिरछा जाएगा, राइट, जब कर्क रेखा पे यहाँ पे फिर वो तिरछा जाएगा, तो फिर लंबवत कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना। अगर वही प्रकाश जब सूर्य यहाँ पे आता है तो फिर ये इस वाली रेखा पे, इधर वाली रेखा है जो मकर रेखा है, तो इस पर जो इसका प्रकाश आएगा ये लंबवत नहीं आएगा, ये थोड़ा घूर्णन, ये किसा आएगा, थोड़ा ऊर्ध्वाधर तिरछा आएगा, राइट। तो आप क्या समझे कि प्रकाश जो होता है वो रहता कर्क और मकर रेखा के बीच में ही है, लेकिन वो अपनी समय के अनुसार, महीनों के अनुसार उसका जो प्रकाश होता है वो एक समय, एक कटबंध पर या एक अक्षांश पर वो क्या पड़ता है, लंबवत पड़ता है, राइट, वो लंबवत पड़ता है। तो वो जो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है जलवायु को। तो जलवायु जो डिसाइड होती है, वो परिवर्तन होती है, वो लंबे समय में होती है,
एक साल में आप समझ लो, एक साल में डिसाइड, थोड़ा जलवायु तो एक साल में डिसाइड कर दी जाती है, सूर्य डिसाइड कर देता है एक साल के अंदर अंदर वो उसकी कैसी जलवायु रही। यानी कि एक साल में 12 महीने में सूर्य का अपना वो पृथ्वी जो है 12 महीने में चक्कर लगा लेती है और घूर्णन भी करती है। तो आप जानते हो कि वो जो डिसाइड कर रही है वो 12 महीने में जो जलवायु डिसाइड हो रही है, वो जलवायु डिसाइड हो रही है उसको क्लियर कट करती है 12 महीने के अंदर अंदर कि जलवायु एक साल में उसको कैसी रही। लेकिन जलवायु हमेशा हर साल में वही नहीं रहती है, उसमें थोड़ा बदलाव रहता है, हर साल थोड़ा परिवर्तन रहता है। तो जलवायु डिसाइड होती है वो लंबे समय में थोड़ा 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 करके परिवर्तन होता चला जाता है। और वो परिवर्तन होने का बेसिक रीजन यही है कि हमारे यहाँ पे आप जानते हो कि पृथ्वी है या ब्रह्मांड है वो निरंतर फैल रहा है, निरंतर फैल रहा है। पृथ्वी जो है सूर्य से दूर जा रही है, राइट, सूर्य से दूर जा रही है। तो उस प्रकार से जलवायु जो है वो भी डिसाइड होगी सूर्य के और सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी को लेकर के। जलवायु हमेशा आप डिपेंड, दिमाग में यह क्लियर कट करना, सूर्य और पृथ्वी की दूरी पर ही डिपेंड करती है जलवायु, क्योंकि जैसे जैसे वो दूर जाएगी तो जलवायु जो है वो भी परिवर्तनशील होती रहेगी धीरे धीरे समय के अनुसार। और आपको पता होना चाहिए ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है तो चंद्र पृथ्वी भी है सूर्य से दूर होती जा रही है, तो उतना उतना उसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो थोड़ा कम होता जाएगा, तो वो चक्कर जो है थोड़ा और लंबे में लगाएगी। ठीक है, 365 दिन, 66 दिन, फिर बढ़ता जाएगा 370 दिन, 80, तो ये बढ़ेगा, उसका धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसके बढ़ने का रीजन यही है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूर जाएगी, इससे इसकी जो अवधि है, समय अवधि है जलवायु की, थोड़ा और वृद्धि होगी, तो फिर वो निरंतर धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा। तो ये होता है जलवायु का आधार को डिसाइड करने वाला कौन कारक है, वो एक कारक तो आप ऐसा कर लो, एक कारक है वो है सूर्य, और दूसरा जो कारक है सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी, पृथ्वी के बीच की दूरी। तो ये दो कारक इसमें मुख्य जिम्मेदार माने जाते हैं जलवायु को डिसाइड करने में, राइट। अब बात ये आती है कि तो डिसाइड कर रहे हैं, तीसरा कारक एक माना जाता है इसका कटिबंध। तीसरा कारक कौन है? कटिबंध है। तो कटिबंध को थोड़ा और समझ लो। तो आप जानते हो जो कटिबंध होता है, आप जानते हो कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होती है, यहाँ पे कर्क रेखा है, ये कितनी है, 23.5 डिग्री है, और इसके इधर आप देखोगे 23.5 डिग्री ये मकर रेखा है। इसके बाद आप जानते हो यहाँ पर आप जानते हो कि ये एक रेखा होती है और एक रेखा इधर भी आपको मिलेगी 66.5 डिग्री पर, ठीक, ये 66.5 डिग्री पर मिलेगी। तो ये इनके बीच में आप जानते हो, तो ये आपको रेखाएं क्यों खींची गई, ये क्या डिसाइड कर रही हैं, ये डिसाइड कर रही हैं कि सूर्य के द्वारा आने वाला प्रकाश जो है वो उस क्षेत्रफल में किस आधार पे पड़ रहा है, राइट, वो किन किन क्षेत्रों पे पड़ता हुआ डिसाइड कर रहा है। तो आप एक चीज दिमाग में, माइंड में सेटअप कर लेना कि मान लो कि ये कर्क है और ये मकर रेखा है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में अगर सूर्य का जब प्रकाश आप जानते हो कैसा रहता है, एक समान स्थिति में रहता है। भले ही 12 मंथ वो समान ना रहे, भले ही 12 मंथ समान ना रहे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो दशा यहाँ होगी, जो दशा होगी वो दशा यहाँ भी होगी, राइट, क्योंकि सूर्य जो है वो इन कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। कभी भी सूर्य जो है वो ध्रुवों की तरफ नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है, राइट। तो आप जानते हो जो 90 डिग्री आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री पर सूर्य का जो प्रकाश है हमेशा आप जान एक कैसा रहेगा, ऊर्ध्वाधर में रहेगा, लेकिन उसका प्रकाश वहां तक पहुंचता भी नहीं है ठीक से। तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लेना, वो इतने ही क्षेत्रफल में ही रहता है। तो आप जानते हो कि इसके बीच की जो जलवायु है, इसके बीच की जलवायु है वो एक समान रहेगी। कर्क और मकर रेखा के बीच की जो जलवायु है, राइट, वो एक समान रहेगी, तो इसे बोलते हैं कटिबंध। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक समान जलवायु वाला क्षेत्र, एक समान जलवायु वाला क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्धारित समस्त वातावरण की समान स्थिति
स्थिति जलवा सुनो, हाँ, स्थिति उस कटबंध के प्रत्येक हिस्से पर एक समान हो, प्रत्येक हिस्से पर एक समान हो। राइट, आप ये डेफिनेशन समझ सकते हो। डेफिनेशन अलग अलग तरीके से बना सकते हो। या सूर्य द्वारा निर्धारण ऐसा एक क्षेत्र जहां पर एक समान जलवायु पाई जाती हो। राइट, जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो जलवायु होगी वो यहाँ भी होगी, 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 क्योंकि सूर्य जो है वो इस दिशा में जाएगा तो उसका प्रकाश यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। राइट, इसका प्रकाश यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, का प्रकाश यहाँ भी जाएगा, यहीं भी जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, कटबंध है। तो कटबंध आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा एक क्षेत्र जो सूर्य द्वारा एक समान जलवायु वाला जो क्षेत्र है, जहां पर सभी प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं वो एक समान रूप से देखने को मिलती हैं। राइट, तो आप उसे बोलते हैं क्या, कटिबंध है। तो कटबंध आप जानते हो ये है हमारा क्या, उष्णकटिबंध। तो इसी प्रकार से आप जानते हो ऊपर कहा है जैसे शीतोष्ण है, तो शीतोष्ण है, ये शीत कटिबंध है। तो कटबंध जो है, जो अगर आप हाई लेवल में पढ़ोगे तो इसके अंदर और भी कटबंध बनते हैं, उनको हम डिसाइड करते हैं। राइट, पहले आप नॉर्मली कटबंध को समझ लो। तो ये जो है जैसे शीतोष्ण कटिबंध हो गया। राइट, और ये शीतोष्ण कटिबंध का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रकाश जो जाता है वो सूर्य का आप तिरछा जाता है। राइट, ऊर्ध्वाधर जाता है, इधर जो प्रकाश है वो इसका ऊर्ध्वाधर जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंध है तो यहाँ की जो जलवायु होगी वो एक समान होगी, इसकी जलवायु है वो एक समान होगी, इसकी जलवायु है वो एक समान होगी। राइट, ये क्या है, एक समान जलवायु वाले क्षेत्र हैं। तो ये एक समान जलवायु, ये एक समान जलवायु, तो इन दोनों का जो क्षेत्र रहेगा बेसिकली ये एक समान रहेगा। राइट, ये कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। अब बात ये आती है कि ये क्षेत्र में क्या बेसिक समानता है, नहीं है। रीजन क्यों, कुछ चीज़ों में समानता मिलेगी लेकिन कुछ में नहीं मिलेगी। तो क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो यहाँ पर सूर्य जो है यहाँ पे हमेशा आप देखो ना ऊर्ध्वाधर रहेगा। तो ऊर्ध्वाधर रहने की वजह से यहाँ का जो जलवायु क्षेत्र है वो शीतोष्ण है, यानी ठंडा रहेगा, यहाँ भी ठंडा रहेगा। तो आप एक चीज़ यहाँ समझ लो क्लियर कट, तो यहाँ की जो जलवायु है वो इसकी तुलना में काफ़ी क्रिटिकली और थोड़ा अलग बेस पे रहेगी। राइट, क्योंकि एक समान नहीं पाई जाएगी, लेकिन कटबंध के अंदर एक समान मिलेगी। तो ये कटबंध है, तो इस कटबंध के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे जलवायु रहेगी वो एक समान रहेगी। ये जो कटबंध है इसके बीच का जो क्षेत्र वो एक समान रहेगा। और यहाँ का जो कटबंध है, शीत कटबंध है ये वाला, तो इसका जो क्षेत्र है वो एक समान रहेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो कटबंध हैं वो अक्षांश के सहारे काटे गए, अक्षांश के सहारे काटे गए हैं। और जो उसको निर्धारण करने वाला कौन है, वो फैक्टर है मुख्य सूर्य। चलिए, तो कटबंध आपको समझ में आ गया होगा कि एक समान जलवायु वाला क्षेत्र जहां पर सभी प्रकार की जो परिस्थितियां, गतिविधियां हैं, वातावरण की गतिविधियां हैं वो एक समान रूप से देखने को मिलती हैं, उसे कहते हैं कटबंध। तो कटबंध है वो अलग अलग निर्धारण होते हैं। तो ये जलवायु को आधार को डिसाइड करने वाले हैं। तो उसमें हमने आपको बता ही दिया है कि सूर्य है और सूर्य और पृथ्वी की दूरी भी है, साथ ही साथ कटबंध है। तो ये तीन बेसिकली इसके आधार माने जाते हैं जो क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा रहेगा। चलिए, अब दूसरी इसमें आती है मानसून। तो मानसून को और थोड़ा समझ लो। मानसून आप जानते हो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है पृथ्वी का घूर्णन गति पर, पृथ्वी की घूर्णन गति पर। और जबकि जलवायु जो डिसाइड करती है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति पर। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की घूर्णन गति हो, इसका भी प्रभाव होता है, थोड़ा थोड़ा प्रभाव पृथ्वी का इस पर भी देखने को मिल जाता है। दोनों ओवरलैपिंग हो जाती है। लेकिन सबसे मुख्य जो घटक मानते हैं ना, मुख्य घटक के रूप में किसे मानते हैं, पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी का घूर्णन जो है वो 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है। तो 24 घंटे में जो चक्कर लगाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटे में ही जो हमारी पृथ्वी है, तो उसका 12 घंटे दिन रहता है और 12 घंटे रात रहती है। वो हम किस आधार पे समझ रहे हैं, वो गोलार्ध के आधार पर। जैसे हमारा उत्तरी और गोलार्ध है। राइट, तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे तो 12 घंटे का दिन या 12 घंटे का रात मान लो। हम 21 मार्च की बात कर रहे हैं, ठीक। तो 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे का रात है। तो 12 घंटे जो ऊपर दिन रहेगा, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे जो मानसून है उसका थोड़ा
एक्सचेंज थोड़ा रहे, वो थोड़ा अलग रहे, राइट। जबकि रात में उसका थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि उस समय जब रात रहेगी तो उसके विपरीत आप देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में वो आपको उसमें सॉरी क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं, चलिए। तो जैसे आप समझते हो कि एक समय 24 घंटे होती है, तो 24 घंटे में जब चक्कर लगाती है पृथ्वी घूर्णन करती है, तो एक समय 12 घंटे में दिन रहता है और 12 घंटे में वो रात रहती है, राइट, वो रात रहती है। तो आप यहाँ क्लियर कट क्या समझे, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं आएगी, क्योंकि वो फिर परिक्रमण पर डिपेंड कर जाएगा, राइट, वो फिर परिक्रमण पर डिपेंड करेगा। हम केवल घूर्णन की बात कर रहे हैं। तो घूर्णन जो डिसाइड करता है वो दिन और रात को डिसाइड करता है, राइट, दिन और रात। और दिन रात जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, दिन रात जो होते हैं वो घूर्णन पर डिपेंड करते हैं। तो घूर्णन में आप देखोगे जो दिन रात हैं वो 24 घंटे भी विश्व में हो जाते हैं, यानी कि एक समय ऐसा आता है कि 12 घंटे का दिन अगर इधर देखने को मिलेगा भारत में, तो फिर उसके विपरीत 12 घंटे की रात आपको अलग देशों में देखने को मिलेगी, ओके। तो ये जो 24 घंटे है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो मानसून को क्या है, मानसून जो होता है वो डिसाइड किया जाता है, राइट। तो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो आपका देखने को मिलेगा पृथ्वी की घूर्णन गति, राइट। तो पृथ्वी घूर्णन गति मेन फैक्टर है। वैसे अगर और भी फैक्टर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, ताप दाब सब है। तो हम वायु दाब जब हम पढ़ेंगे तो वायु दाब के अंतर्गत हम इसको क्लियर कट कर लेंगे, राइट। तो पहले आप इसी को समझ लो। तो मानसून जैसे है तो ये तो अरबी भाषा का शब्द है, राइट, अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ ये होता है कि अल्पकाल में, अल्पकाल में, अल्पकाल में क्या होता है, अल्पकाल में सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा डिसाइड किया गया वातावरण, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्धारित एक वातावरण होता है जो 24 घंटे में वो समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, तो उसे मानसून कहते हैं। तो मानसून अल्पकाल में होता है जबकि जलवायु दीर्घकाल में होती है, राइट। तो मानसून को आप यहाँ समझ सकते हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे में अंदर अंदर जो भी स्थिति होती है वातावरण की, सुबह आपने देखा हो ठंडक लगती है, फिर उसके ऊपर और थोड़ा जाओ, थोड़ा दोपहर में तो गर्मी लगती है, फिर शाम को सर्दी लगती है, फिर रात में आप जानते हो कभी कभी गर्मी भी लगती है। तो ये जो डिसाइड होता है ना, ये मानसून पे डिपेंड करता है। और मानसून में आप जानते हो कई सारे कारक जिम्मेदार हो जाते हैं। तो मानसून को प्रभावित करने वाले में बादल भी आ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आप जानते हो बादल हैं, साथ ही साथ बहुत सारे कारक आप लिख सकते हो, बादल हुए, उसी में उसके पृथ्वी घूर्णन गति हुई, इसके बाद आप जानते हो ताप दाब, ये सब ये मानसून को भी प्रभावित करते हैं और ये जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है, जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, मानसून को भी प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, ताप दाब और ताप दाब है और बादल हैं, ये तो डिसाइड करते ही हैं। लेकिन मानसून को भी बादल करता है, जलवायु को भी बादल करता है, लेकिन जलवायु आप जानते हो बादल का कोई इतना बेसिक डिफरेंस प्रभाव नहीं उस पर देखने को मिलेगा, वो तो एक लंबे समय में बदलती है। और वो डिसाइड करने वाले ऊपर हमने कारक आपको 3 मुख्य लिखा दिए हैं। चलो अब बात ये आती है कि ये तो मानसून था, तो मानसून अल्पकाल में बदलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो वातावरण को डिसाइड करती है एक दिन के अंदर अंदर, ये एक ही दिन में डिसाइड कर देती है कि कैसा वातावरण रहेगा। चलिए, तो ये तो जलवायु का आधार और मानसून को समझा था। अब हम समझते हैं वायु दाब का आधार। तो वायु दाब का आधार जो है वो डिसाइड कैसे होता है। तो सबसे पहले आप ये एक चीज़ देखना कि वायु दाब का जो आधार होता है, राइट, वायु दाब का जो आधार होता है वो अगर आप देखोगे तो वो डिपेंड करता है वायु दाब की पेटी पर, वायु दाब की वो पेटी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वायु दाब जो होता है, पहले वायु दाब को समझ लो, वायु दाब होता क्या है। तो वायु दाब का मतलब है वायु का दाब, वायु द्वारा लगने वाला प्रेशर, वायु द्वारा लगने वाला प्रेशर। तो वायु द्वारा लगने वाला प्रेशर, तो ये भी आप देखोगे अलग अलग क्षेत्रफल पे अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग क्षेत्रफल पे अलग अलग देखने को मिलता है। ये भी एक समान नहीं रहता है, ये भी एक समान नहीं रहता है। ये आप देखोगे तो उष्णकटिबंध में
वायु दाब अलग लगता है, उपोष्णकटिबंध में उसका थोड़ा अलग लगता है, शीतोष्ण में अलग लगता है, शीत में अलग लगता है। तो ये वायु दाब भी है ना, ये वायु द्वारा लगने वाला दाब है। तो वायु पे ये डिपेंड करता है कि वायु हल्की है भारी है। वायु हल्की या भारी है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे जो दाब है वो डिसाइड हो जाता है कि किसी क्षेत्रफल पर किस आधार पे लग रहा है, वो डिसाइड करता है वायु दाब। और वो डिपेंड करता है, उसका भी मुख्य कारक वही मानते हैं एक प्रकार से सूर्य को ही। तो वायु दाब है तो वो पवनों के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। वो वायु के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वायु की जो स्थिति है वो कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो उसको हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ये जान लो कि वायु दाब को तो आप पहले समझ लो। तो वायु दाब आप जानते हो इसे बोलते क्या हैं, पहले आप दाब को समझो। तो दाब क्या होता है, दाब आप जानते हो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला एक बल होता है, राइट। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला एक बल होता है। बल आप जानते हो, बल तो आप जानते हो कि समस्त क्षेत्रफल पे भी लगता है। बल जो है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, राइट, गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेटिक बल, ये जो बल होते हैं ना, ये किसी एकांक क्षेत्रफल पे नहीं लगते हैं, ये समस्त क्षेत्रफल पे देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे अब मान लो कि ये कोई वस्तु है, अगर हम इस पे 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, राइट, इस पे हम क्या लगाते हैं 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो ये क्या है, ये बल है, क्योंकि हम ये समस्त क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं, राइट। ये समस्त क्षेत्रफल को हम यहाँ धक्का दे रहे हैं, इस दिशा में हम धक्का दे रहे हैं, तो ये इसका संपूर्ण क्षेत्र पे बल लग रहा है, समझ रहे हो। लेकिन आप जानते हो कि ये बल है, और बल आप जानते हो बल के अंदर ही आप देखोगे दाब होता है, क्योंकि बल एक बड़ा कारक माना जाता है, राइट, बल एक बड़ा कारक माना जाता है, जबकि दाब जो है वो एकांक क्षेत्रफल पर, क्योंकि जिस क्षेत्रफल पे बल लग रहा है तो उस क्षेत्रफल पर आप देखोगे एकांक क्षेत्रफल पर वहां पे दाब लगता है। यानी कि बल तो आप जानते हो सभी पे लगेगा, लेकिन दाब बल जो है एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन उसके अंतर्गत आप देखोगे दाब भी लगता है। तो दाब जो होता है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला एक बल होता है, जिसे हम एक पैमाना के आधार पर उसको डिसाइड करते हैं। जैसे एकांक क्षेत्रफल का, और एकांक क्षेत्रफल कौन सा एकांक क्षेत्रफल होता है, वो है 1 वर्ग सेंटीमीटर, राइट। 1 वर्ग सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर पर जो दाब है, एक वर्ग सेंटीमीटर पर जो दाब है, या हम कह सकते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगने वाला बल, ऐसे बोल सकते हैं। यानी बल तो सभी पे लग रहा है, लेकिन 1 सेंटीमीटर पे भी तो लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर पर लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं दाब, राइट, उसे कहते हैं दाब। दाब भी एक प्रकार का प्रेशर है, और प्रेशर के अंदर ही क्या है, बल छिपा होता है, क्योंकि बल एक विस्तृत अवधारणा है, बृहत अवधारणा है, जबकि दाब जो है, जो बल लग रहा है, जिस 1 वर्ग सेंटीमीटर पर बल लग रहा है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर जो बल लगाया गया है उसे ही दाब बोलते हैं। समझ में आ गया। यानी कि जो बल होता है वो किसी वस्तु पर, संपूर्ण वस्तु पर लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, राइट। लेकिन उस वस्तु के 1 वर्ग सेंटीमीटर पर हम जितना बल लगा देते हैं, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर हम जितना बल लगा देते हैं उसे बोलते हैं दाब, उसे बोलते हैं प्रेशर, राइट। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लियर कट यही कर सकते हो कि बल है वो बृहत अवधारणा होती है, जबकि प्रेशर है वो उसका 1 वर्ग क्षेत्रफल पे लगता है। चलो अब हम बात ये करते हैं, ये तो दाब समझ में आ गया। तो दाब आप जानते हो इसे मापते कैसे हैं, वो 76 पॉइंट करके कुछ पैमाना होता है, वो हम 76 पारा करके उसको मापते हैं, राइट। चलिए, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरी बात है इसमें, अगर और इससे ज़्यादा अगर समझना हो तो आप ऐसे समझ लो, जैसे वायु के संदर्भ में दाब लो। अभी तो दाब को मैंने समझाया था कि दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। अब बल कोई भी हो सकता है, वायु का बल हो या किसी व्यक्ति का बल हो, राइट। वो भी अगर कोई व्यक्ति है, अगर वस्तु को धक्का लगा रहा है तो वो तो बल लगा रहा है, लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर अगर बल लग रहा है तो वो उसका दाब है, राइट, उसका दाब है, क्योंकि वो कार्य कर रहा है। अगर जहाँ पे आप दिमाग में क्लियर कट कर लो, जहाँ पे कार्य हो रहा है तो वहाँ निश्चित ही दाब मिलेगा, जहाँ पे कार्य हो रहा है वहाँ पे दाब मिलेगा ही, क्योंकि
दाब जो है वो बल के अंदर की एक अवधारणा है, बल के अंदर की एक अवधारणा होती है। तो बल अगर आप लगा रहे हो, अगर कार्य कर रहे हो, तो कार्य करना का मतलब होता है बल, राइट। बल आपने सूत्र पढ़ा हो कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर शायद बल गुणा द्रव्यमान होता है, राइट। तो द्रव्यमान क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हो, वो कार्य कर रहे हो, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा द्रव्यमान। तो बल जो होता है वो द्रव्यमान के साथ ही रहता है। मान लो ये वस्तु है, तो इस वस्तु पे अगर हम लगा रहे हैं, इस वस्तु पे अगर हम लगा रहे हैं, तो ये तो क्या लगा दिए, बल लगा दिए हैं। लेकिन ये वस्तु क्या है, एक द्रव्यमान है, राइट। ये वस्तु क्या है, एक द्रव्यमान है, राइट। तो इसका भी अपना भार होता है, लेकिन ये द्रव्यमान है। तो ये द्रव्यमान पर अगर हम बल लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो कार्य अगर आप कर रहे हो, तो अगर ये कार्य जो है वो आप बल और वस्तु पे कर रहे हो, द्रव्यमान और बल और द्रव्यमान पे कर रहे हो, तो वो किसी क्षेत्रफल में भी तो कार्य हो रहा है, किसी क्षेत्रफल में भी तो कार्य हो रहा है। मान लो अगर आप वस्तु को धक्का लगा रहे हो, तो हाथ आप इस पे लगाओगे, राइट। तो अगर इस हाथ पर अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर अगर आप हाथ से दाब लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो वो बल तो है, लेकिन बल के साथ साथ वो दाब भी है, समझ रहे हो। तो दाब जो है वो उसकी आंतरिक अवधारणा होती है। लेकिन इसको डिसाइड जो हम करते हैं, वो डिसाइड जब करते हैं, तो आप दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि दाब हमेशा, दाब जो है वो कार्य करने की प्रणाली पे डिपेंड करता है। दाब जो है वो कार्य पे डिपेंड करता है। दाब कभी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता है, ओके, स्वतंत्र रूप से नहीं काम करता है। वो काम करता है जब कोई कार्य हो, चाहे वो वायु द्वारा कार्य हो, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य हो। अगर कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां दाब देखने को मिलेगा, राइट। ये दिमाग में क्लियर कट माइंड में सेटअप कर लेना, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये तो दाब को समझा, अब बात करते हैं वायु दाब को। तो वायु दाब आप जानते हो, इसको कैसे समझेंगे, ये तो दाब को समझा था अभी तक, अब वायु दाब को समझ लो। तो वायु दाब को अगर हमें समझना है, तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे समझो कि मान लो वायु दाब हमारे वातावरण में देखने को मिलती है, ठीक है। हमारे क्षोभमंडल में वायु मिलेगी, क्षोभमंडल में वायु मिलेगी, भले ही वायु विरल होती जाती है, ऊपर जाने पर विरल होगी, वायु ऊपर जाने पर विरल होगी। लेकिन जब वो नीचे आती है, नीचे आती है, तो वो वायु जो है उसका जो प्रेशर है, मतलब वायु है, दाब है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है, इसका रीजन ये है कि वायु के आप जानते हो जैसे नीचे आते हैं, तो उसके जो अणु जो होते हैं वो पास पास हो जाते हैं, अणु जो होते हैं वो पास पास रहते हैं। और पास पास आप जानते हो जो अणु हैं, तो इसकी जो ऊर्जा होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसकी ऊर्जा जो होगी वो ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही कोई अणु पास पास आते हैं, पास पास आते हैं, तो उसमें ऊर्जा एकदम तेज बढ़ती है, तेज बढ़ती है, क्योंकि उनको सघन माध्यम में होता है। और सघन माध्यम में जब आप अणुओं को एकत्रित करेंगे, तो वो इकट्ठे नहीं होंगे, वो भागने की प्रयास करेंगे, तो फिर वो अपनी ताकत लगाएंगे, वो ताकत बाहर की ओर लगाएंगे, तो फिर उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, राइट। और गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि वहां पर आप देखोगे गतिज ऊर्जा में हमेशा याद रखना वो चीज़ स्वतंत्र हो जाती है, वो चीज़ स्वतंत्र हो जाती है। लेकिन उस पर बाहरी काम हो रहा है भाई, बाहरी काम हो रहा है वायु का, क्योंकि वायु नीचे है, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वायु बढ़ती जाएगी ना। वायु क्योंकि भारी होती है, हल्की भी होती है, भारी भी होती है। तो भारी जो वायु है वो नीचे हमेशा बैठेगी, वो वायु होती है ठंडी। अब वो ठंडी है, तो भाई जब एकत्रित करोगी तो ऑटोमेटिक उसमें ऊर्जा आएगी। तो जब ऊर्जा आएगी तो 100% है उसमें जो वायु का जो दाब है, जो वायु का दाब है उसमें क्या है, वृद्धि होगी, ओके। वायु की जो दाब है उसमें वृद्धि होगी। तो आप दिमाग में माइंड क्लियर कट कर लो कि वायु जो दाब है वो नीचे आने पर वो दाब की जो प्रवणता है उसमें वृद्धि होती है, राइट। जो दाब है उसमें वृद्धि होती है, वो वृद्धि होने का रीजन यही है नीचे साइड। और नीचे जाओगी तो अणु पास पास होते हैं, क्योंकि नीचे जो वायु होती है वो ठंडी होती है, और ठंडी वायु भारी होती है। और ठंडी वायु जब भारी होती है, तो जब अगर और आप प्रेशर करोगे, जब वायु और एकत्रित होगी और होगी, तो वो गर्म होगी, फिर वो भागती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये वायु दाब को आपको समझ में आया। तो वायु दाब आप जानते हो, तो ये भी लगता है, ये भी लगता है। तो आप जानते हो कि आप वो ऐसे समझ सकते हो, वायु दाब को अगर अनुभव करना हो, तो आप जानते हो कि हमारा जो सर होता है, ऊपर का सिर होता है, तो सिर के ऊपर आप जानते हो वायु का दाब रहता है। सिर जो होता है उसके ऊपर वायु दाब रहता है, राइट।
सिर जो होता है उसके ऊपर वायु दाब रहता है, वो कैसा रहता है पहले यहाँ समझो। आप जानते हो कि अगर सिर जो है तो एक सिर के ऊपर में 1 वर्ग सेंटीमीटर, समझो 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ले लो, उसका आप इस प्रकार से वर्ग के रूप में देखो तो इस पर लगने वाला, मान लो ये हमारी सर है, राइट। तो सर तो काफी बड़ा है, तो सर के बीच में 1 सेंटीमीटर के बीच में लगने वाला बल, समझ रहे हो, 1 सेंटीमीटर के बीच में अगर आप देखोगे जो बल लग रहा है, बल लग रहा है वो हमारे जो सर है तो सर पे कितना लग रहा है, वो लग रहा है 1.2 किलोग्राम, केजी। तो 1 सेंटीमीटर पे, 1 वर्ग सेंटीमीटर पे, यानी कि हमारा जो सर है, हमारे जो सर है, इस सर के ऊपर वायु का जो दाब है, वायु का जो दाब है वो कितना लग रहा है, 1.2 किलोग्राम, राइट। ये केवल केवल हमारे सर के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पे लग रहा है, राइट। अगर आप पूरे सर की बात करोगे ना, पूरे सर की बात करोगे तो पूरे सर पर पता है कितना बल लगता है वायु दाब का, तो वायु दाब जो होता है हमारे पूरे सर पर कितना लगता है, 112 किलोग्राम। अब आप ये समझ लो कि हम अपने सर पर 24 घंटे 112 किलोग्राम जो वजन है वो रखे रहते हैं, समझ रहे हो। एक से 12 किलोग्राम वजन हम अपने सर पे रखते हैं, समझ रहे। चलो अब बात ये आती है कि 112 किलोग्राम हम अपने सिर पे रखते हैं, तो ये हमको भारी क्यों नहीं लगता है, ये भारी क्यों नहीं लगता है। तो आप एक चीज यहां पे ये समझ लो कि ये भारी क्यों नहीं लगता है, इसका बेसिक रीजन ये है, एक मिनट, चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं। इसको थोड़ा समझा देते हैं, ये भारी क्यों नहीं लगता, इसका कारण क्या है। आप जानते हो कि जो वायु होती है, राइट, जो वायु होती है वो बेसिकली आप जानते हो कि पूरे वातावरण में फैली रहती है, वातावरण में फैली रहती है, राइट। अब वातावरण में फैली रहती है तो आप जानते हो कि उसके चारों तरफ हमेशा आप देखना वायुदाब सब जगह रहता है, ठीक है, सब जगह क्या रहता है, वो वायुदाब रहता है। अब सब जगह वायुदाब रहता है तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, जैसे ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति के ऊपर आप जानते हो कि इसका ये मान लो सर है, इस सर पे आप देखोगे तो इतने पे आप जानते हो कितना वजन रखेगा, और ये वजन कहाँ तक है, 1000 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है 1000 किलोमीटर ऊपर तक है पाया जाता है, तो 1000 किलोमीटर ऊपर तक का वजन जो है ना वायु का, वो सर पे रखे रहते हैं। अगर हम 1 वर्ग सेंटीमीटर की अगर बात करते हैं ना, 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पे आप 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर ऊपर तक जाओगे तो ऊपर तक का जो वायु का दाब है वो हमारे सर पे रहता है, और वो कितना है 1 वर्ग सेंटीमीटर पे, 1.2 किलोग्राम, इतना ही है। अगर सर की, पूरे सर की बात करोगे तो 112 किलोग्राम है, तो 112 किलोग्राम जो वजन है ना वायु का वो हमारे सर के, पूरे सर ऊपर का जो पूरा सर है, इस पूरे सर के आप वो कहाँ तक चले जाओ, आयन मंडल तक, आयन मंडल तक का जो वायु का जो भार है ना वो हमारे सर पे रहता है, सर पे 112 किलोमीटर, ठीक है। चलो तो ऐसे आप ये चीजें समझ सकते हो, एक मिनट, चलो 112 किलोमीटर तक हम अपने सर पे रखे रहते हैं, लेकिन ये समझ में क्यों नहीं आता, इसका कारण क्या है। तो आप जानते हो कि आप जानते हो जैसे ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति के चारों तरफ, इस व्यक्ति के चारों तरफ आप जानते हो क्या है, वायु का एक घेरा रहता है, राइट, वायु का एक घेरा रहता है। तो आप एक चीज यहां दिमाग में क्लियर कट कर लो कि जहां ये जैसे ये व्यक्ति है, वायु का घेरा रहता है, तो वायु का इसका दाब पड़ रहा है, तो आप जानते हो कि इसके चारों तरफ आप देखोगे हाई प्रेशर रहेगा, ठीक, इसके चारों तरफ हाई प्रेशर रहेगा इस प्रकार से, और ये प्रेशर जो है वो केंद्र की ओर रहेगा, राइट, प्रेशर जो है वो केंद्र की ओर रहेगा। तो ये प्रेशर जब केंद्र की ओर रहता है तो यहाँ की जो वायु है ना, यहाँ की जो वायु है वो वायु ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठी रहती है, ऊपर उठी रहती है। इस वजह से इस वायु का आप अनुभव नहीं कर पाते हो कि हमारे ऊपर वायु का कितना प्रेशर है,
क्योंकि यहाँ वायु हल्की हो जाती है। कोई जब इधर का हाई प्रेशर इधर का हाई प्रेशर हो, जब आप जानते हो कि हाई प्रेशर जब रहता है, जब ऐसे आपस में आते हैं तो यहाँ ऊर्जा जो होती है वो तेज हो जाती है, तो यहाँ की जो वायु है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो ये अनुभव नहीं होती है किसी को, ये अनुभव नहीं होती है। तो यही मेन कारण, बेसिक कारण माना जाता है इसका, कि जलवायु जो है सॉरी जो वायु जो है, वायु का जो दाब है वो किसी भी व्यक्ति पर इस वजह से अनुभव नहीं होता है क्योंकि उसके चारों तरफ जो है वो हाई प्रेशर रहता है और उसके ऊपर जो है वो लो प्रेशर रहता है। क्योंकि लो प्रेशर होने का रीजन यही है कि वायु का चारों तरफ से, समस्त चारों क्षेत्र से वायु जो है वो केंद्र की ओर झुकाव करती है। तो फिर आप देखोगे वो वायु है ऊपर रहती है, वो होती है उसकी लो प्रेशर। तो आप एक चीज देखना कि यही जो व्यक्ति है, अगर आप इसे नीचे ले जाओ, जमीन के नीचे ले जाओ, राइट, जैसे ही आप जमीन के नीचे ले जाओगे तो आप हमेशा याद रखना वहां पर जो प्रेशर है ना, प्रेशर है वो इतना तेज हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो आप जानते हो जमीन के नीचे जाओगे तो वहाँ पे किसी की जो हमारी नाक होती है, नाक की जो नली होती है, हो सकता है वो फट जाए, या मस्तिष्क है वो फट जाए। तो ऐसी घटना घटित हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि इतना प्रेशर हो जाएगा। और प्रेशर जो है ना, फिर आप जानते हो कि वहाँ पर इतना हाई प्रेशर है जो हमारा जो मस्तिष्क है ये झेल नहीं पाएगा। लेकिन तुमको अनुभव नहीं होगा, तुमको अनुभव नहीं होगा कि हमारे ऊपर वजन है, अनुभव तो नहीं होगा। लेकिन जब आप सांस लोगे तो सांस के माध्यम से आप जानते हो अंदर की जो श्वसन क्रिया है वो अवरुद्ध होने लगेगी, क्योंकि प्रेशर जो है आसपास हाई रहता है और हाई प्रेशर जो है वो अंदर जाओगे तो वहाँ भी हाई ही मिलेगा। भले ही वो वहाँ पे तुम्हारे चांद के ऊपर लो रहेगा, लेकिन कितना लो रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। ज़्यादा और जाओगे तो और थोड़ा लो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो फिर ये मस्तिष्क झेल नहीं पाएगा, ये फट भी सकता है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, तो ये मुख्य कारण माना जाता है। तो मुझे उम्मीद करते हैं वायु और वायु दाब आपको इस पर समझ में आ गया होगा। और वायु दाब जो है नीचे जाने पे बढ़ता क्यों है और ऊपर जाने पे कम क्यों होता है, तो इसका एक रीजन क्या है, ये रीजन डिसाइड जो करती है, ये करती है यहाँ की वायु। ठीक है, वायु दाब जो है वो कम, नीचे जाने पे क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है, और ऊपर जाने पे कम होता है। तो आप यहाँ समझो कि जब वायु एक्चुअली में क्या होती है, भारी, जरूरी नहीं कि सभी वायु भारी हो। जो वायु भारी होती है वो जैसे ही नीचे आप जाओगे, नीचे जाओगे तो भारी वायु जो है, भारी वायु जो है वो एक्चुअली में आप देखोगे क्या होगी, गर्म होगी। और जितनी ज़्यादा आप देखोगे जितनी ज़्यादा अगर आप देखोगे कि आप जैसे ही आप नीचे जाते हो तो नीचे जाने पर क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती। नीचे जाने पर भी आप जानते हो तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन वो वृद्धि जो तापमान की रहती है वो वायु पे होती है, क्योंकि आप जानते हो वायु के जो अणु होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, राइट, पास पास आ जाते हैं। इसकी वजह से इसके अंदर आप देखोगे, इसमें इतना अंदर आ जाओगे, इसके अंदर की इतनी ऊर्जा बढ़ेगी, तो इस वजह से इस पे दाब जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर आप जानते हो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप हमेशा दिमाग में क्लियर कट करना, आप जैसे नीचे जाते हो तो नीचे जाने पर हमेशा याद रखना जो वायु है, वायु के जो अणु हैं वो और पास पास आते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वायु के पास पास आने से वहाँ पे आप जानते हो जो दाब है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हो कि कंडीशन होती हैं। तो अब ये चीज़ें समझाने से पहले एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लो कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसमें हम इसको समझा देंगे। तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वायु दाब को कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है वो है तापमान। तो तापमान आप जानते हो ये मेन इसमें फैक्टर माना जाता है वायु दाब को समझने में। तो आप एक चीज़ यहाँ समझो कि तापमान एक चीज़ अलग है, और जो दाब जो होता है, दाब के द्वारा जो तापमान वृद्धि है वो एक चीज़ डिसाइड करती है वो अणुओं पर।
तापमान जो है वो अणुओं पे डिसाइड भी करता है, राइट, वो अणुओं पे भी डिसाइड करता है। आप जानते हो कि जैसे आप नीचे जाते हो तो नीचे जाने पर आप जानते हो क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है, वो तापमान में वृद्धि होगी। क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि वो तापमान में नीचे जाने पे वृद्धि होगी। वो क्यों होगी? उसका रीजन यही है कि जो वायु जो है उसके जो घटक हैं या उसके जो अणु हैं, राइट, अणु जो हैं वो इतने पास पास में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास में आएंगे तो निश्चित ही इसकी ऊर्जा है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। ओके, और जितनी इसकी ऊर्जा है, आप समझना, आप जितनी इसकी ऊर्जा है तो निश्चित रूप से आप देख सकते हो कि नीचे जाने पे ऊर्जा में वृद्धि है तो फिर वहाँ पे दाब में वृद्धि हो जाएगी। नीचे जाने की बात कर रहे हैं, ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे। अभी ऊपर को भी हम भी समझाएंगे, इसमें आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कट माइंड में सेटअप कर लेना। नीचे जब जाते हैं तो नीचे जाने पर जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी। नीचे जाने पे तापमान में कमी नहीं होती है, ओके, नीचे जाने पर तापमान में कमी नहीं होती है, नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। और जैसे ही तापमान में वृद्धि होगी तो उसके अणु, वो वृद्धि होने के रीजन यही है कि वायु के जो अणु हैं वो पास पास में आते हैं, और जैसे ही पास पास में आएंगे तो भाई आपस में टकराते हैं, घर्षण होगा तो तापमान में वृद्धि होगी, राइट, और वृद्धि होगी तो दाब है ओबियसली बढ़ेगा, वहाँ पे दाब भी बढ़ जाएगा। तो अब ये है नीचे जाने पर। तो अब हम जैसे तापमान ऊपर जाने पर, तो ऊपर जाने की अगर बात की जाए तो ऊपर आप जैसे जाते हो तो तापमान में आप जानते हो कमी होती है, राइट, तापमान में कमी होती है। तो तापमान में जो कमी होती है उसको कमी होने का रीजन क्या है? वायु है, क्योंकि आप जानते हो वायु जो है, जो वायु हल्की होती है, जो वायु हल्की होती है वो ऊपर उठेगी, निश्चित ही ऊपर उठेगी। अब वो ऊपर जो वायु उठ जाती है, ऊपर जो वायु उठ जाती है वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो वो हल्की होती है। अब ऊपर वायु, आप एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, वायु दो प्रकार से रहती है। एक तो रहती है ऐसी वायु जो हल्के नाम की, हल्के टाइप की है। अब जैसे हाइड्रोजन से युक्त वायु हो वैसे हल्की होती है, तो ये ऊपर रहती है। ये हल्की, ये नीचे भी रहती है लेकिन ये हल्की है तो ऊपर भी रहती है, ठीक है। अब वायु एक ऐसी भी होती है, जैसे, एक मिनट यहाँ समझा देते हैं। चलो हम यहाँ समझा देते हैं। देखो क्या होता है कि जो तापमान जब ऊपर है ना, तो ऊपर आप देखोगे जो वायु है, दो बेसिस पे इसे हम समझते हैं। पहले हम इसे समझते हैं, पहले इसे हम समझ लेते हैं वायु को। एक तो वायु ऐसी होती है जो हल्की होती है, हल्की होती है लेकिन इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है, वो हल्की है, तो हल्की है, वो ऑटोमेटिक स्वतः ही ऊपर रहती है, राइट। और एक वायु ऐसी होती है जो हमारे पृथ्वी में आप देखोगे तो ये कटबंध होता है, ये कटबंध जो होता है, जैसे ये वाला कर्क और मकर रेखा के बीच का जो कटबंध होता है, तो इस कटबंध के अंदर अंदर जो तापमान है यहाँ पे ज़्यादा रहता है। रीजन इसका ये है कि पृथ्वी का जो सूर्य लंबवत यहीं रहता है, और यहाँ जब रहता है तो यहाँ पर आप देखोगे लो प्रेशर रहता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ पर तापमान अधिक रहेगा वहाँ की वायु हल्की रहेगी, ओके, वहाँ की वायु हल्की रहेगी। तो ये वायु हल्की है। अब इधर है हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे ठंडक है, यहाँ पे प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, तो यहाँ पे ठंडक है, तो यहाँ की जो वायु है वो हाई प्रेशर से इस प्रकार से आएगी, ओके, इस प्रकार से आएगी। अब ये इस प्रकार से जब आती है, इधर से देखो इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, इधर भी ठंडक रहती है, तो इस प्रकार से ये जब जाती है तो ये वायु आपस में टकराएगी, तो यहाँ पर जो हल्की वायु है जो ऊपर उठ जाती है, ये ऊपर उठ जाती है, तो ये ऊपर चली जाती है, ओके। तो ये भी वायु है, ये भी वायु है, ये ऊपर चली जाती है। ऊपर कहाँ तक जाती है ये हम आपको अभी आगे बताएंगे, ट्रोपोपॉज तक जाती है, तो ये ऊपर जाएगी। तो ऊपर भी आप देखोगे तो वायु जाएगी, तो ऊपर जाने पर भी ये हल्की होती है। तो ये हल्की, ये ओबियसली हल्की होती है। ये किस कंडीशन पे हल्की होती है? ये इसका एक गुण है हल्की होने का, राइट। और एक कंडीशन इसकी इस प्रकार से भी हल्की होती है कि इस पे सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत पड़ा है, इसलिए हल्की हो गई, और आसपास इसका हाई प्रेशर रहा है, जिसकी वजह से
जो इसके केंद्र की वायु है वो हल्की थी, वो ऊपर उठ गई और ऊपर उठ के ऊपर चली गई, तो ऐसी वायु जो होती है वो भी हल्की ही होती है। तो वायु को इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो अब क्या होता है कि ये वायु जो है हल्की है, तो हल्की वायु हमेशा याद रखना ये कैसी होती है, विरल। हल्की वायु है ये विरल होती है, जबकि भारी वायु है वो ठंडी होती है, वो होती है सघन में, ठीक, वो होती है सघन में। जबकि विरल वायु है वो गर्म रहती है और ऊपर उठती है। ओके ऊपर उठती है। तो आप यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट समझे, आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे वायु ऊपर जाती है, राइट, ऊपर जाती है, तो वो वायु के अणु जो होते हैं गर्म रहते हैं। गर्म रहने का रीजन क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि ये वायु ऊपर उठ गई, ये वायु ऊपर उठी, और ऊपर जो वायु उठ के जाती है वो हमेशा गर्म रहती है। ओके, वो वायु गर्म रहती है। गर्म होने के दो कारण हैं, एक तो है वायु का पास पास आना, ठीक है, वो वायु का पास पास आने का मतलब ये है कि वो वायु भारी है लेकिन वो पास पास है इसलिए गर्म है, इसलिए गर्म है, ठीक है, क्योंकि पास पास है तो उनको, अब उनको तो जगह है नहीं इतनी। लेकिन वहाँ पे आप ये बताओ, जहाँ पे जगह हो थोड़ी, आप वहाँ पे ठूसा ठूस भरे रहो, भरे रहो, तो गर्मी होगी कि नहीं होगी, गर्मी ओबियसली गर्मी होगी, ऊर्जा पैदा होगी। अब बात यही आती है कि वही चीज़ ये तो भारी हो गई, अब ऊपर आप जाओगे तो ऊपर जो चीज़ें होती हैं वहाँ भारी नहीं होती, वो हल्की होती हैं। लेकिन वो गर्म क्यों होती हैं, वो गर्म इसलिए होती हैं क्योंकि वो हल्की होती हैं, समझ रहे हो, गर्म इसलिए होती है क्योंकि वो हल्की होती है। हल्की वायु है तभी तो गर्म है, गर्म है तभी तो हल्की है, गर्म है तभी तो हल्की है, तभी वो ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे आप समझो कि ये विरल जो वायु होती है ये ओबियसली आप देखोगे गर्म होती है, तो इसके अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं, इसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अब ये अणु जो दूर दूर हो गए, अब क्या होती है कि ये दूर दूर है, तो इस पे जो आप प्रेशर देखोगे, इस पे जो प्रेशर देखोगे वो कम होगा। भले ही ये गर्म है, भले ही ये गर्म है, लेकिन प्रेशर कम होगा। कम होने का कारण क्या है पता है, कम होने का कारण ये है कि जो प्रेशर है वो अणुओं पे लगता है, और अणु जब दूर दूर है तो प्रेशर किस पे लगेगा भाई, बताओ मुझे, आप ही बताओ। जब प्रेशर, हमेशा याद रखना, प्रेशर लगता है अणुओं पे, अणु जब पास पास होते हैं तो प्रेशर हाई हो जाएगा। अब अणु ही दूर दूर है, अणु ही दूर दूर है, तो प्रेशर किस पे लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो हमेशा याद दिमाग में क्लियर कर लेना, ऊपर वायु तापमान ऊपर भी रहता है, ऊपर भी तापमान रहता है, लेकिन आप जानते हो कि तापमान ऊपर जाने पे कम होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि हल्की वायु जो होती है ऐसा नहीं है कि वो इतनी गर्म हो जितनी नीचे की होती है, जितनी नीचे की हो इतनी गर्म नहीं होती है। हल्की वायु जैसे ऊपर उठ जाती है, राइट, ऊपर उठ जाती है, तो ऊपर वायु जब जाएगी तो वो गर्म तो रहेगी लेकिन वो इतनी गर्म नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप आयन मंडल में जाओगे, जैसे आपको बताया था कि आयन मंडल में जो तापमान है उसमें वृद्धि होती, तो वहाँ पे वायु बहुत विरल विरल है, वहाँ पे वायु बहुत विरल विरल है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो आयनित क्रिया होती है, इस वजह से वहाँ तापमान में वृद्धि रहती है, तो 1000-1200 रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझो कि वायु जो है ये दूर दूर है, अब दूर दूर जो है वायु, ठीक है, अब क्या होता है कि ये दूर दूर जब वायु रहती है, तो दूर दूर वायु रहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हल्की है, तो हल्की वायु आप देखोगे जो हल्की होती है तो ये दूर दूर रहती है। अब इसे जब पास लाओगे, राइट, इसे जब पास लाओगे तो इस पर आप कार्य करोगे, इस पर आप कार्य करोगे, तो जैसे ही कार्य करोगे तो बल लगेगा, बल लगाते ही इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उतना ही दाब में वृद्धि होगी, और जैसे ही दाब में वृद्धि होती है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि वो बाहर की ओर जाना चाहती है। तुम अंदर धक्का दे रहे हो, कार्य कर रहे हो, अंदर धक्का दे रहे हो, जैसे आप उसको समझ लो, एलपीजी गैस भरते हैं, एलपीजी के अणु जो होते हैं वो कितने पास पास होते हैं, उसमें ऊर्जा देखना बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, राइट, उस पर कार्य भी बहुत तेज किया जाता है, तो उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। अब बात ये आती है कि अगर उसे आप खुला छोड़ दो तो वो कैसा है, एकदम सी मारी निकलती है, क्योंकि वो सी मारी क्यों निकलती है, वो मुक्त होना चाहती है, वो मुक्त होना चाहती है, तुमने उसको दबा के रखा है, वो मुक्त होना चाहती है, राइट। तो वही काम यहाँ पे है, जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये विरल है, तो विरल है तो यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, विरल है तो प्रेशर कम रहेगा, तो ओबियसली हमेशा याद रखना, जैसे आप ऊपर जाओगे तो तापमान में एक समय में वृद्धि होगी, वो वृद्धि होने का कारण क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक है जो आयन मंडल में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल क्षोभ मंडल की करते हैं। तो क्षोभ मंडल में आप जाओगे ऊपर है तो वायु हल्की तो रहेगी लेकिन वो इतनी गर्म नहीं रहती है, इस वजह से तापमान ऊपर जाने पर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। होने का कारण क्या है, वायु विरल होना।
तो फिर वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। अब क्या है कि अब बात ये आती है कि जैसे आप ऊपर जाते हो, ठीक, ऊपर जाते हो ऊंचाई पे, तो ये तो तापमान को आपने समझ लिया ना, तापमान को समझ लिया है। तो अगर आप जानते हो कि जैसे आप जानते हो कि जब ऊपर अगर देखोगे, अगर ऊपर अगर तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, अगर तापमान तो वैसे ऊपर जाने पे कम होता है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि तापमान में वृद्धि भी होती है। जैसे समताप मंडल है, समताप मंडल का 30 से 50 के बीच का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा तापमान में वृद्धि होती है। तो जब तापमान में जब वृद्धि होती है तो आप जानते हो कि उसके जो अणु होते हैं, राइट, अणु जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो पास पास आने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही पास पास आएंगे तो इनकी जो गतिज है, यानी कि ये अपनी आपको पास पास आना नहीं चाहते, ये दूर जाना चाहते हैं। अब जी दूर जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए इनकी गतिज ऊर्जा है वो थोड़ा रहेगी। और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, समझना, गतिज ऊर्जा जैसे ही बढ़ेगी तो ये फैलने का प्रयास करते हैं, ये फैलने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही ये फैलते हैं, क्योंकि जैसे ही तापमान वृद्धि होगी, अब मान लो हम बात करते हैं आयन मंडल की बात कर लो, तो आयन मंडल में आप देखो कि आयन मंडल में इलेक्ट्रॉनिक होते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा रहती है, तापमान रहता है। लेकिन वायु जो है वो विरल रहती है, क्योंकि जितना आप तापमान बढ़ाओगे तो ओबियसली जो अणु हैं वो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। लेकिन हाँ, वो ठंडे होने के लिए जाते हैं, ये दिमाग में आप सेटअप कर लेना, वो ठंडे होने के लिए जाते हैं। कोई चीज़ है अगर उसे पास लाओगे तो उसके अंदर गर्मी रहती है, अणुओं के बीच अगर पास लाते हो तो गर्मी रहती है। फिर दूर जाना चाहते हैं, जब दूर आप जाना चाहते हैं तो आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना, अगर उसमें तापमान में वृद्धि फिर भी आप करते रहोगे होती रहेगी, तो फिर भी उसके अणु हैं उससे दूर दूर जाते रहेंगे, दूर दूर जाते रहेंगे, राइट। वो ठंडा होने के लिए जाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो ओबियसली बढ़ेगी, और जैसी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ओबियसली आप देखना उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है अगर अणु की गतिज ऊर्जा में अगर वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो तो उसके प्रेशर में यानी कि दाब ऊर्जा में कमी होगी, राइट। गतिज ऊर्जा में वृद्धि तो दाब ऊर्जा में कमी, दाब ऊर्जा में कमी। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर। ये तापमान के आधार पे आपको मैंने क्लियर कट किया था, अब ऊंचाई के आधार पे समझ लो। तो ऊंचाई के आधार पे अगर आप देखोगे तो ऊंचाई के आधार पे अगर आप समझोगे, चलो, तो ऊंचाई के आधार पर आप देखो क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो, ऊंचाई पे अगर आप जाओगे तो क्या होता है कि प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने का मतलब क्या है कि वायु है वो विरल होती जाएगी। तो जैसे वायु विरल होगी तो ओबियसली आप देखोगे वायु क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। अब वायु जो है वो ठंडा होने के लिए चाहेगी तो उसकी ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा, वो जब तक तेज रहेगी जब तक वो ठंडी नहीं होती। ओके, वो गतिज ऊर्जा तब तक है उसकी तेज रहेगी जब तक वायु ठंडी नहीं होती है, क्योंकि वायु अगर ऊपर जाएगी तो वो गर्म गर्म जाएगी, लेकिन फिर वो ठंडी होने के लिए जाती तो ठंडी होने के लिए है। तो फिर उनके बीच जो अणु होते हैं, अणु जो होते हैं उनका तापमान क्या है, कम होने लगता है, ठीक है। तो उनकी गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है तो तापमान वृद्धि कम होगा, और तापमान जैसे ही उसमें उसकी तापमान में जैसे ही कमी आती है तो दाब ऊर्जा भी कम हो जाती है। तापमान में कमी जैसी हुई तब ऊर्जा में कमी हो जाएगी। तो हल्की वायु जो है ऊपर जाएगी, ऊपर उठेगी। तो ऊंचाई के आधार पर एक चीज़ यहाँ समझो कि ऊंचाई के आधार पर जैसे आप जितने ऊंचे जाओगे तो उसकी जो दाब ऊर्जा है उसमें कमी आती जाएगी। कमी होने का कारण क्या है, आपको मैंने बताया कि जो वायु है जब अगर ऊपर जाती है तो वो ठंडी होने के लिए जाती है, गर्म होती है ओबियसली, और जब ऊपर जाती है वो ठंडी होने के लिए जाती है। और जो जब ठंडी होने के लिए जाती है तो निश्चित ही उसकी एक समय तो गतिज ऊर्जा तेज रहती है। जो जैसी गतिज ऊर्जा के अणु दूर दूर हुए तो फिर क्या होता है कि ऊंचाई पे इसके अंदर लगने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ओबियसली दाब उसका कम हो जाएगा। और दाब हमेशा समझ में आना चाहिए कि दाब हमेशा अणुओं पर लगता है सघन में सबसे ज़्यादा। चलो, तो एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लो, एक मिनट। अब बात ये आती है कि ये तो ऊंचाई के आधार पे आपको समझ में आ गया। अब तीसरा जो फैक्टर है इसको प्रभावित करने वाला वो है जलवाष्प। तो आपको पता होना चाहिए जलवाष्प
के आधार पर भी हम दाब ऊर्जा को समझते हैं या हम प्रेशर को समझते हैं। वो कैसे? जैसे आप जानते हो कि जलवाष्प में जो है, जलवाष्प में जो है आप जानते हो कि ये अणु जो है जब ऊपर जाते हैं तो ये ठंडे होते हैं, और ठंडे हैं तो ये क्या धारण करते हैं? आर्द्रता। क्योंकि आपको हमेशा याद रखना कि आर्द्रता जो है वो हमारे ब्रह्मांड में रहती है, हमारे इधर में वातावरण में रहती है, या ब्रह्मांड की बात छोड़ो, आप वातावरण की कर लो, वायुमंडल की, तो हमारे वायुमंडल में रहती है आर्द्रता। क्योंकि जलवाष्प में है, जलवाष्प में जो होते हैं जल धारण करते हैं, वाष्प ऊपर जाती है, तो आर्द्रता रहती है ओबियसली। अब आर्द्रता जो है जैसे ही ये गर्म वायु इससे मिलती है, जलवाष्प से गर्म वायु जैसी जलवाष्प से मिलती है, तो ओबियसली ये ठंडी होगी। अब ये ठंडी होती है तो फिर क्या होता है कि इसकी दाब ऊर्जा है तब भी कम हो जाएगी, दाब ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, जलवाष्प में अगर ऊर्जा जो है वो कम होगी, जलवाष्प में ऊर्जा कम होगी तो दाब ऊर्जा भी कम हो जाएगी। ठीक है, दाब ऊर्जा भी कम हो जाएगी। इसका रीजन एक चीज कैसे है, आप एक चीज यहां पे समझ लो। क्या होता है कि अब इसका अंदरूनी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, आंतरिक कॉन्सेप्ट थोड़ा इसका अगर हम प्रयास करेंगे समझाने का, वैसे बहुत टफ होता है क्योंकि ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जैसे आप जानते हो कि जलवाष्प में क्या होते हैं? अणुओं, क्या है कि H2O, सॉरी, तो H2O का जो अणुभार होता है कितना होता है? परमाणु भार कितना होता है? वो होता है, आप देखोगे H2, ये दो अणु ये हो गए, तो इसका 2 हो गया, O का 16 है, तो 16 + 18, राइट, ये 18 है। अब 18 है, अगर आप इसे तोड़ोगे तो कैसे तोड़ते हो? HOH, इस प्रकार से तोड़ते हो, राइट, इस प्रकार से तोड़ते हो। तो ये जो अणु है ना, ये आकार में ज़्यादा होता है, राइट, जल जो है ये आकार में ज़्यादा होता है। क्या होता है? इसका आकार जो है जल का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अणु हैं वो हल्के होते हैं, क्योंकि H2O जो है हल्का है, क्योंकि जलवाष्प में उड़ के गया है तभी तो हल्का है। अब वो हल्का है तो ऊपर आप देखोगे तो इसका आकार है वो ज़्यादा है। देखो ये आकार कितना लंबा है, एकल बॉन्ड से ऐसे ऐसे बंधा होता है, तो ये आकार इसका क्या है? आकार इसका क्या है? ज़्यादा है। तो जब इसका आकार ज़्यादा है ना, आकार ज़्यादा है तो उतना ही क्षेत्रफल ये घेरेगा, राइट, आकार ज़्यादा है तो उतना ही क्षेत्रफल ये घेरेगा। अब बात ये आती है कि अगर जहाँ पे ऊपर जाते हो, तो जैसे मान लो कि N2 गैस है, नाइट्रोजन वहाँ पे गैस है, और ये ऑक्सीजन भी गैस है। ये तो जल था, ये तो जल था, ये तो जल की बात की, तो जल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है। तो ये अब हम बात करते हैं कि ऊपर जब जलवाष्प में जाता है, तो जलवाष्प में आप जाते हो जो गर्म वायु होती है, तो गर्म वायु में नाइट्रोजन मिलेगी कि नहीं, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वायु में तो गैसें होती ही हैं, वो गर्म हो चाहे ठंडी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये N2 है, तो N2 का आप इसका आप अणुभार देखोगे कितना होता है, तो N2 का अगर आप देखोगे तो ये होता है 28, क्योंकि नाइट्रोजन 14 पे आता है, तो 14 × 2 = 28, राइट, ये 28 हो गया। और ऑक्सीजन के आप देखोगे 16 × 2 = 32। तो आप जानते हो कि ये गर्म वायु है, तो ये 28 है, ये 32 है। लेकिन आप देखोगे ऑक्सीजन जो होती है, वो ऑक्सीजन इस प्रकार से बंधी होती है, तो इसका जो क्षेत्रफल देखोगे वो कम होता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, जबकि आकार हम कहते हैं इसका आकार है वो कम होता है, जबकि इसका आकार देखो कितना है। अब N2 है, इसका आकार आप देखोगे तो N2 है, नाइट्रोजन जो है इस प्रकार से है, तो ये नाइट्रोजन जो होती है, तो इनके बीच में आप देखोगे तो आकार है वो कम होता है, आकार कम होता है, और इसका आकार ज़्यादा होता है, आकार इसका ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आकार में ये भले ही ज़्यादा होता हो जल, लेकिन ये हल्का होता है, लेकिन ये हल्का होता है। जबकि ये आप देखोगे ये आकार में भले ही छोटा है, लेकिन ये भारी होते हैं। अब ये भारी हैं तो हल्की चीज़ें ओबियसली इनके मतलब फिट होंगी, भारी हल्की हैं, कोई चीज़ हल्की हो और कोई चीज़ भारी हो, तो स्पेस जहाँ ज़्यादा होता है, स्पेस जहाँ ज़्यादा होता है, तो स्पेस में क्या होता है कि वहाँ पे वायु भरने लगती है स्पेस में, तो इसका आकार ज़्यादा है, तो इसका आकार जैसे ही ज़्यादा है तो ये भारी चीज़ें उसमें भरने लगती हैं, भारी चीज़ें उसमें भरने लगती हैं। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो जलवाष्प है वो एक संतृप्त होने लगते हैं, जलवाष्प है वो वायु उसको क्या कर लेती है, मैच्योर कर लेती है आपस में। तो फिर उसमें क्या हो जाता है
की एक क्रिया बनने लगती है, वो होती आर्द्रता की, उसे हम संघनन बोलते हैं, आगे चल के हम बता देंगे। वो क्रिया जब आर्द्रता की बनने लगती है तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर जो है कम हो जाता है, क्योंकि वायु ठंडी होने लगती है। और वायु ठंडी होने का रीज़न यही है कि आपको ये हमने केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। अब केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब क्लियर कट कर देंगे, अभी बेसिक आप यहाँ पे यही चीज़ें समझ लो। चलो, तो जैसे ही आर्द्रता में जहाँ वृद्धि रहेगी वहाँ पर आप देखोगे जो वायु दाब है वो कम होता है। तो आप हमेशा याद रखना, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे वायु ऊपर उठती है, वायु ऊपर उठती है तो हल्की रहती है, तो हल्की रहने की वजह से यहाँ पर आर्द्रता जो है वो सबसे ज़्यादा मिलेगी, आर्द्रता भी सबसे ज़्यादा मिलेगी, इसलिए यहाँ पर वायु दाब जो है कम रहता है, जबकि इसके आसपास जो है वायु दाब वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसे डिसाइड तो वो सूर्य ही करता है। तो ओबियसली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कंप्लीट, जो कौन कौन इसको आधार मतलब प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपको बताया मैंने, तापमान है, ऊंचाई है, जलवाष्प है, तो ये वायु दाब को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो चौथा कारक भी जिम्मेदार है इसमें, वो है आपका पृथ्वी का घूर्णन। तो देखो, पृथ्वी का जो घूर्णन है ये भी डिसाइड करता है। तो वो कैसे करता है आप देखो, यहाँ समझाते हैं। देखो, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो भी डिसाइड करता है वायु दाब को। कैसे करता है, अब थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ें समझ लो। आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी है वो घूमती है, राइट, वो घूमती है। अब पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन, घूमती का मतलब है घूर्णन गति, ठीक है, तो घूर्णन कर रही है। तो चौथा कारक, थोड़ा इसको हम मैट दें, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है, राइट, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी आप जानते हो ये क्या कर रही है, ये मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, घूम रही है। तो आप जानते हो ये, इसका जो ये वाली जो रेखा होती है, ये वाला जो रेखा होती है, इस पे आप जानते हो ये कौन सी है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, राइट, ये भूमध्य रेखा है। और ये वाली जो आप जानते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई रेखा नहीं होती है, यहाँ पे ये जीरो हो जाते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में देखोगे आप जीरो हो जाते हैं। तो जब पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तो सबसे ज़्यादा जो तेज गति होती है ना, इसकी सबसे ज़्यादा जो तेज गति होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर आप जानते हो इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। वैसे औसतन तो 43 किलोमीटर इसकी पर सेकंड मानी जाती है, कोई अलग बात है, लेकिन इसकी गति जो होती है वो सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो यहीं देखने को मिलेगी। और ये जब एक चक्कर लगाती है पूरा, जब एक चक्कर लगाती है पूरा, तो इसकी घूर्णन गति में एक पूरा जो चक्कर लगता है वो कितने का लगाती है, 40,075 किलोमीटर का। समझ रहे हो, पृथ्वी अपना एक पूरा जो चक्कर घूर्णन का कर लेती है वो 40,075 किलोमीटर करती है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। तो हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा की एक पूरी अगर देखा जाए 3 डायमेंशन में अगर देखा जाए, तो इसकी जो लंबाई आप देखोगे, लंबाई देखोगे वो आपको ओबियसली कितनी मिल जाएगी, 40,075 किलोमीटर एक गति में, गति में हम बता रहे हैं आपको। तो आप ये चीज़ें दिमाग में क्लियर कट कर लेना कि इस प्रकार से जब ये घूमती है तो ऐसे जाती है, फिर ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो इसकी गति होती है वो इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर इसकी गति बिल्कुल स्लो स्लो स्लो, ओके, बिल्कुल स्लो होती है। तो यहाँ पर गति बहुत तेज होती है, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे एक चीज़ ये समझ लेना, अगर यहाँ पे गति तेज है तो यहाँ की जो वायु होगी ना, यहाँ की जो वायु होगी वो बहुत ही ज़्यादा तेज होगी, राइट। अब वायु तेज है, अब वायु तेज है, तो वायु जब अगर तेज है तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे पृथ्वी तेज घूम रही है और यहाँ पे तेज घूमेगी तो यहाँ की वायु हल्की हो जाएगी, क्योंकि तेज कोई चीज़ घूमती है तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होती है, और जैसी ऊर्जा होती है तो अब इसलिए वो चीज़ हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, क्योंकि वायु में गतिज ऊर्जा होगी, फिर वो ऊपर के लिए उठती है। तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि ये है हाई, यहाँ भी हाई मिल जाएगा, यहाँ भी आपको हाई मिल जाएगा। तो ये हाई प्रेशर जो है यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गति कम होती है, यहाँ पे कम होती है,
यहाँ पे गति बहुत तेज होती है बीच में, यहाँ पे कम होती है इन दोनों की। तो फिर ये हाई प्रेशर इस प्रकार से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इस प्रकार से, राइट, ऐसे इस प्रकार से इसका प्रेशर मिलेगा। अब इनका जो प्रेशर है वो इस प्रकार से है, तो ये जो वायु है ऊपर उठ जाती है, तो ऊपर उठती है तो हल्की हो जाती है। तो फिर भी इस पर क्या होता है कि ये ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर चली जाती है तो ये अपने आसपास के जो अक्षांश हैं वहाँ बैठती है। हम आपको क्लियर कट करेंगे कैसे बैठती है। पहले आप यहाँ पे थोड़ा वायु दाब को जो प्रभावित करने वाला कारक है उसमें घूर्णन गति भी जिम्मेदार होती है। वो कैसे होती है वो हम आपको बता रहे हैं कि जब ये वायु ऊपर उठती है तो ये हल्की होती है, और हल्की हो गई तो फिर ये आर्द्रता धारण करती है, तो फिर ये बरसात भी कर देती है, राइट, ये बरसात भी कर देती है। तो बरसात जब करती है ना, तो बरसात जब करेगी तो उस पर जो प्रेशर होता है, होता ही नहीं है। क्या प्रेशर होगा बताओ? प्रेशर हमेशा लगता है किस पे? अणुओं की गतिज ऊर्जा, वो अणुओं की जो ऊर्जा होती है संघनन में, उस पर प्रेशर लगता है। अब वो उसने संघनन धारण कर लिया है अपनी, मतलब आर्द्रता धारण कर ली है, तो संतृप्त होगी, तो उस पर क्या प्रेशर लगेगा? नहीं, समझ रहे हो? तो फिर तो वो बिना स्वतंत्र रूप से बूंदें गिरने लगती हैं, तो फिर प्रेशर नहीं है। तो ये भी एक प्रभावित करने वाला कारक है कि नहीं? ओके, तो हमेशा याद रखना जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है यहाँ पे वायु हल्की होती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश भी होती है, क्योंकि ऊपर वायु उठी उसको आर्द्रता मिल गई, आर्द्रता उसने धारण की, तो बरसात हुई करेगी, बरसात कहीं बाहर नहीं करेगी, वहीं कर देती है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी और वायु भी हल्की होगी, तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा, ठीक। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर प्रेशर है वो कम रहता है, और इसके आसपास जो प्रेशर वो हाई रहता है। तो ये भी एक प्रभावित करने वाला कारक है। चलो, जबकि आप इधर आप देखोगे तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कम होती है, गतिज ऊर्जा यहाँ की कम होती है, तो यहाँ पे दाब ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि गतिज ऊर्जा कम होने का मतलब यही है कि ये कम धीरे धीरे घूमती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा बहुत स्लो रहती है, तो यहाँ पे दाब ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखना, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये एक दोनों के विपरीत हैं, एक दोनों के अपोजिट हैं, ठीक है। जहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगी वहाँ पे दाब ऊर्जा कम हो जाएगी, जहाँ गतिज ऊर्जा कम होगी वहाँ दाब ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी स्पष्ट, कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो ये पृथ्वी का घूर्णन गति है, ये भी इसमें जिम्मेदार मानी जाती है। चलो, तो हमेशा ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी कि जो गतिज ऊर्जा जहाँ ज़्यादा होगी दाब ऊर्जा कम होगी। तो ये बर्नौली की जो प्रमेय है इसमें आपने पढ़ा होगा कि गतिज ऊर्जा जहाँ जितनी ज़्यादा होगी दाब ऊर्जा उतनी कम होगी, और गतिज ऊर्जा जहाँ पे कम होगी वहाँ पे दाब ऊर्जा अधिक होगी। तो ये बर्नौली की प्रमेय है, राइट, बर्नौली की प्रमेय है। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब बात ये आती है कि अगर आपको समझना हो, वायु ऊपर उठती है तो वो ठंडी क्यों होती है। अगर आप चीज़ें एक और समझ लो, वायु ऊपर उठती है तो ठंडी क्यों होती है, तो ठंडी होती क्यों है, इसका रीजन एक ही है। आप एक चीज़ देखना, ये ठंडी इसलिए होती है कि वायु जो है इसमें जब ऊपर उठी तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो स्वयं खर्च करती है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो स्वयं खर्च करती है। ओके, अब ये स्वयं ऊर्जा खर्च कर रही है तो इसके पास जो ऊर्जा है वो तो एक समय में खत्म हो जाएगी। वो स्वयं खर्च करती क्यों है? क्योंकि उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब कोई कार्य नहीं होता है तो ऊर्जा में वृद्धि होगी कहाँ से? वो तो खर्च होगी ना, वो इसलिए खर्च होगी। स्वतंत्र कोई चीज होती है तो उस पर कार्य नहीं होगा, वो स्वतंत्र होगी तो उसकी जो ऊर्जा है स्पेंड होगी, ऑटोमेटिक खर्च होगी, और एक समय आएगी तो ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। ये भी तो है। तो आप यहाँ पे दिमाग में क्लियर कर लो, वायु ठंडी होती क्यों है। वो होने का रीजन यही है कि उस पर किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है, ऊपर कोई कार्य नहीं होता है, तो इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा है वो खर्च होती है, और वो स्वयं खर्च होती है, वो स्वतंत्र हो जाती है। तो स्वतंत्र होने की वजह से वो फैलने लगती है, उस पर कोई कार्य नहीं है, उसको एकत्रित करने वाला कोई कार्य नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए वहाँ की गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाती है। और जैसी गतिज ऊर्जा आप जानते हो, रुको, जैसे ही आप जानते हो गतिज ऊर्जा जैसे जैसे कम होती है तो आप वहाँ पे ऊपर जो आर्द्रता है उसमें भरने लगती है। जैसे ही जल भरने लगता है तो फिर वो जल के रूप में नीचे गिरने लगती है। समझ रहे हो? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब वो गतिज ऊर्जा जैसे ही स्वतंत्र रूप से फैलती है, ठीक,
जैसी स्वतंत्र रूप से गतिज ऊर्जा उसकी फैलती है तो तापमान में कम होगा, ठीक, तापमान में कम होगा। तो आप यहीं पे दिमाग में क्लियर कट कर लो कि ऊर्जा जब ऊपर जाती है तो वो अपनी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से खर्च करती है, स्वतंत्र रूप से खर्च करती है। तो उस पर अगर आप प्रेशर लगाते हो, प्रेशर लगाओगे तो गतिज ऊर्जा में फिर वृद्धि होने लगती है। चलो, तो फिर गतिज ऊर्जा में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा कैसे आए पता है आपको? एक चीज दिमाग में, यहाँ पे गतिज ऊर्जा के दो प्रभाव होते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको और समझा दें, गतिज ऊर्जा के दो प्रभाव होते हैं। जैसे अगर गतिज ऊर्जा उसकी वृद्धि हो रही है, जैसे कैसे, गतिज ऊर्जा में जैसे वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि हो रही कैसे, आप एक चीज समझो कि आप जानते हो आप जानते हो कि जैसे पंप ले लो, पंप ले लो, राइट, ये पंप है। तो पंप में आप जानते हो कि जब ऊपर से खींचते हैं तो ये वायु को भर लेता है, और वायु को जैसे ही भरता है तो फिर इसको नीचे दाबते हैं, नीचे दाबते हैं। तो यहाँ की वायु जो है वो कैसे निकलती है, गर्म, कैसे निकलती है, गर्म। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है कितना तेज होगी, गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, बहुत तेज होगी। क्योंकि गतिज ऊर्जा आप जानते हो वो स्पीड से निकलेगी, राइट, क्योंकि गर्म वायु है। तो गर्म वायु जो है तो वहां पे वो क्या है, गर्म वायु जो है वो एकदम बाहर की ओर जाएगी, बाहर की ओर जाएगी, राइट, बाहर की ओर जाएगी। तो वो गतिज ऊर्जा वहां पे तेज होती है। तो उस समय आप देखोगे उस पर जो दाब डाला जाता है वो कार्य है, कार्य है। तो गतिज ऊर्जा पे प्रभाव पड़ता है, वो कैसे प्रभाव पड़ता है, अगर हम किसी पे गतिज ऊर्जा पे अगर काम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो प्रेशर बढ़ने लगता है। जब हम कार्य करते हैं, जब हम कार्य करते हैं, अगर हम कार्य नहीं करते हैं ना, कार्य नहीं करते हैं तो गतिज ऊर्जा अगर वृद्धि हो रही है तो समझ लो प्रेशर कम हो रहा है। अगर हम कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं तो कार्य करने में भी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन प्रेशर में भी फिर वृद्धि होगी, क्योंकि उस समय हम कार्य करते हैं। तो अगर चाहे वायु कार्य करे चाहे कोई व्यक्ति कार्य करे, अगर कार्य कर रहा है तो निश्चित ही उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऊर्जा वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा वो एकदम फैलना चाहेगी। और जैसी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ओबियसली आप जानते हो कि प्रेशर तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन प्रेशर लगा रहे हैं वो अपने द्वारा लगा रहे हैं, अपने द्वारा लगा रहा है, वो नेचर प्रेशर नहीं लगा रहा है, अपने द्वारा लगा रहे हैं। तो उस समय प्रेशर जो लगता है वो हम किसी व्यक्ति के द्वारा सापेक्ष में लगाते हैं, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, फिर प्रेशर में भी वृद्धि होगी। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ दी जाए, स्वतंत्र रूप से छोड़ दी जाए तो गतिज ऊर्जा अगर कम होती है तो प्रेशर बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा अगर फिर भी वृद्धि हो रही है तो प्रेशर वहाँ पर कम हो जाएगा। तो ऐसे आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे आप इस पर काम करते हो तो काम करने का मतलब है इस पर दाब बढ़ रहा है तो प्रेशर है, राइट, प्रेशर है, वो इसलिए प्रेशर है। तो इधर भी देखो गतिज ऊर्जा कितनी है, तेज है, तो गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि है यहाँ पे और दाब में भी वृद्धि है। रीजन क्या है कि ये दाब जो है ना स्वतंत्र नहीं लग रहा है, इस पे दाब, इस पे कार्य किया जा रहा है, गतिज ऊर्जा पे कार्य किया जा रहा है तब लग रहा है, समझ रहे हो। जबकि आप देखोगे टायर जो होते हैं, जो टायर होते हैं, टायर आपने देखे हो, टायर में जब हवा भरी होती है, किसी ट्रक का टायर, कोई भी टायर ले लो, उसमें भरी होती है, तो उसकी आप सूसी खोल दो, यहाँ पे सूसी खोल दो उसकी, ठीक, इसकी आप जब ये पिनअप होती है इसको खोल देते हो तो फिर क्या होता है कि वो स्वतंत्र रूप से वायु हो जाती है, वो पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है। और जैसे ही स्वतंत्र हुई तो ये वायु निकलेगी ठंडे, कैसी लगेगी, ठंडे। तो अब देखो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन गतिज ऊर्जा यहाँ भी है, गतिज ऊर्जा यहाँ भी है। क्यों? क्योंकि वायु जो है वो गति कर रही है, वायु जो है गति कर रही है, वो ठंडी होने के लिए, क्योंकि इसके अंदर गर्म भरी है, अब वो बाहर जा रही है तो ठंडी होने के लिए बाहर जा रही है, तो ठंडी होगी नहीं। तो गतिज ऊर्जा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ जो प्रेशर लगता है वो नहीं लगता है क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से निकलती है। अगर आप इस पर प्रेशर लगाओगे, हाँ आप बल जरूर होता है, वो बल होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन लगाया तो नहीं गया किसी तरफ से, लगाया तो नहीं गया, वो तो स्वतंत्र रूप से लगा है ना, स्वतंत्र रूप से लगा है। तो आप ये चीज़ें माइंड में सेटअप कर लो आराम से। चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया हुआ, बहुत ही डीपली से समझाया, बहुत ही गहराई से समझाया है।
अब थोड़ा वायु दाब की पेटियों को समझते हैं। वायु दाब की थोड़ा पेटियों को समझ लो तो आपको माइंड में ओब्वियसली सेटअप हो जाएगा कि वायु दाब की पेटियां क्या होती हैं। चलो तो थोड़ा देखते हैं लेक्चर कितना लंबा हुआ, फिर उसी आधार पे हम इसके आगे क्लियर कट करेंगे। चलो लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक है, तो इसको अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वायु दाब की पेटियों को समझेंगे। चलिए।